सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस अध्याय में हम लोग नॉर्मल रिएक्शन, वेट और उसके रिलेशन के बीच में चर्चा करेंगे। आज के इस लेक्चर में कुछ सस्पेंस हटेगा, कुछ कन्फ्यूजन दूर होगा और कुछ नया कॉन्सेप्ट भी बनेगा। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन की बात करते हैं। नॉर्मल रिएक्शन, ये तो नाम से ही क्लियर है कि नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या? किसी सरफेस के एक्ट करने वाला फोर्स है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में हों, इसलिए एक कांटेक्ट फोर्स का एक टाइप है। जैसा कि सभी फोर्सेस के बारे में हम डिस्कशन करते हुए आएंगे तो पता चलेगा कि उनके ओरिजिन की बात करें, उनके नेचर की बात करें तो मॉलिक्यूलर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन ही होता है। यहाँ भी इसके साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। तो सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन में आप देखें, बॉडी 1 और बॉडी 2 सभी केस में 2 बॉडी या 3 बॉडी मैंने दिखाने की कोशिश की है। ये अभी एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कांटेक्ट में तो हैं। अब कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि चूँकि कांटेक्ट फोर्स है, टच में है, तो उस केस में नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन एक बात जान लें, केवल टच से नॉर्मल रिएक्शन नहीं होता। इस केस में R = 0 होगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन विल बी 0 अनलेस एंड अनटिल टू बॉडी विल पुश ईच अदर और प्रेस ईच अदर। ओके, तो वैसे केस में आपने देखा सेकेंड केस में, हाँ, एयर में ही ब्लॉक को मैंने एज्यूम किया है। फिलहाल कॉन्टेक्ट ग्राउंड का नहीं दे रहे हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है, आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दोनों ब्लॉक एयर में हैं और एक ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाया, दूसरे ब्लॉक पे भी इसके कारण रिएक्शन लगेगा। और ये जो हम इसकी बात करेंगे एक्शन, यानी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इसकी बात करेंगे इसके अपोजिट में, तो ये आप बोल सकते हो जो रिएक्शन होगा इसका, वो आप इसको R12 लिख सकते हो। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं मैं कि एक्शन रिएक्शन पेयर है, इसलिए R12 = R21 है। दोनों पे ही फोर्स लगे रहे हैं उसके कारण। अगर मान लीजिए कि आपने फिर से 3 ब्लॉक ले लिए, 1, 2 और तीसरा ब्लॉक, ऐसे केस में हम अगर यहाँ पर फोर्स लगाते हैं तो इस दोनों के बीच में आपको नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हो जाएगा सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर। लेकिन ये R है तो ये भी R होगा, इस दोनों के बीच में भी एक रिएक्शन डेवलप होगा, इसको आप R' माने तो ये भी R' होगा। ओके, तो कांटेक्ट है, जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रेस कर रहा है तो उसके वजह से कांटेक्ट में आने वाले बॉडी पे डिस्टर्बेंस, और उसी डिस्टर्बेंस के कंसिक्वेंस में रिएक्शन जो डेवलप हो रहा है वो आपको दिखता जा रहा है। ओके, अब मान लेते हैं कि ग्राउंड पे हम बात करें। हाँ, ग्राउंड फ्रिक्शनलेस है या ग्राउंड में फ्रिक्शन है, इसकी बात बाद में करेंगे। फिलहाल ग्राउंड पे है। अब ग्राउंड के परपेंडिकुलर है तो इस केस में भी कांटेक्ट है। ऑब्वियस है कि ये ग्राउंड को प्रेस कर रहा है, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन आप यहाँ R दिखाएंगे। अच्छा, एक बात और भी कन्फ्यूजन हो सकता है, कई बार लोगों ने नॉर्मल रिएक्शन इसके मिड पॉइंट से दिखाया है, मैंने सरफेस से दिखाया है। एक्चुअल में सरफेस से दिखाना ही सही है, क्योंकि जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की बात आ गई। अगर हम इस केस में देखें तो ये 2 ब्लॉक 2 जगह पे एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहा था, इसीलिए आप यहाँ R1 और यहाँ पर R2 लिख सकते हैं। ऐसे नॉर्मल रिएक्शन सभी पॉइंट पे आपको ड्रॉ करना पड़ता है जितने पॉइंट पे बॉडी ग्राउंड को या सरफेस को कांटेक्ट में ला रहा है। तो हम यहाँ पर एक ही नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करके क्यों दिखा रहे हैं? तो ये एवरेज इफेक्ट है जिसको हम यहाँ पर शो करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि यूनिफॉर्म वे में जो ब्लॉक है हर पॉइंट पे जो सरफेस को कांटेक्ट कर रहा है। हो सकता है कि आपको डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट कांटेक्ट हो, ऐसे केसेस में भी हमको ड्रॉ करने पड़ सकते हैं, लेकिन अभी नॉर्मल सिचुएशन लेकर के चलिए। और ऐसे केस में हमने यहाँ पर एवरेज इफेक्ट दिखाने की कोशिश की, इसीलिए सिंगल ड्रॉ किया। ओके, अब अगर यही 2 बॉडी है, ऑब्वियस है कि ग्राउंड के कांटेक्ट में है, ऐसे केस में यहाँ पर R1 लगेगा, यहाँ पर आपको R2 लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरफ से या अपोजिट तरफ से कोई इसको पुश करना शुरू करे तो देखिए बीच का जो कांटेक्ट है, यहाँ देखिए दोनों के बीच में कांटेक्ट था, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 लिखे थे, क्योंकि वहाँ पर कोई फोर्स उस ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को प्रेस नहीं कर रहा था, जबकि यहाँ पर फोर्स इस दोनों ब्लॉक को प्रेस कर रहा है। यानी इसके बीच में भी एक एक्शन रिएक्शन पेयर नॉर्मल रिएक्शन बन जाएगा। अगर ये R और R है तो R मान सकते हैं, R3 भी मान सकते हैं, इस तरह का सिचुएशन आएगा। इसी तरह से ऐसा ज़रूरी नहीं कि सरफेस प्लेन ही हो, सरफेस इस तरह का भी हो सकता है जो कांटेक्ट में है। तो ऐसे केस में पहले वाले
प्रिज्म पे जो फोर्स हमको दिखाना होगा नॉर्मल रिएक्शन का, वो R1 ऐसा दिखा लेंगे। तीसरे वाले पे भी तो चलिए मिड पॉइंट से ऐसे एवरेज इफेक्ट दिखा सकते हैं, और अगर बीच वाले की दिखाने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको इस तरह से दिखाएंगे। इस तरह से दिखाएंगे मतलब ये आपको R2 हो जाएगा। ऑब्वियस है कि ये 3 नॉर्मल रिएक्शन आपने दिखा लिए। यहाँ पर भी आपको नॉर्मल रिएक्शन सेम दिखाना पड़ेगा। चलिए सेम R1 R2 R3 आपने शो कर दिया। शो करने के बाद ये R1 ये R2 ये R3। अब अगर इधर से कोई ऑब्जेक्ट को प्रेस करना शुरू करे F4 से, तब क्या होगा? वैसे केस में ये जो बीच में देख रहे हैं कांटेक्ट का जो सरफेस है ना, इस कांटेक्ट के सरफेस के बीच में भी नॉर्मल रिएक्शन काम करना शुरू करेगा, एक दूसरे पे नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा, और ये सरफेस ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर ही होगा। यानी डायरेक्शन से आपको साफ दिख रहा है कि ड्राइंग किस तरह की होगी। ओके, अब जैसे यहाँ पर एक लैडर टाइप सिचुएशन है, ऐसे केस में नॉर्मल रिएक्शन कहाँ, तो यहाँ पर ठीक है, जहाँ पर कांटेक्ट है उसके परपेंडिकुलर आपने दिखा दिया, ये आपको नॉर्मल रिएक्शन R1 है। बीच में कहीं कांटेक्ट नहीं है, इसलिए बीच में कहीं भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। अब यहाँ पर बात आएगी, यहाँ पर फिर से कांटेक्ट है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द सरफेस यहाँ दिख रहा है, उसके परपेंडिकुलर आप R2 दिखाएंगे। तो सबसे अहम बात यहाँ पर डायरेक्शन को लेकर के भी है, आपको कहीं कन्फ्यूजन नहीं हो, क्योंकि हमने तो दोनों तरफ एरो ड्रॉ करके रखा है। तो एक बात याद रखेंगे, इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी और क्लियर कंसेप्ट भी होगा कि नॉर्मल रिएक्शन जो है ना, वो ऑलवेज, नॉर्मल रिएक्शन है ना, ऑलवेज पुशेस अ बॉडी, है ना, ये केवल पुश करता है, ये कभी पुल नहीं कर सकता। और इसलिए अब अगर आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना हो, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं पे ब्लॉक का नंबरिंग कर लेते हैं, सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमको बात करनी है, और यहाँ पर बात क्या करनी है, आपको नॉर्मल रिएक्शन दिखाना है बॉडी 1 पे, या फोर्सेस दिखाना है बॉडी 1 पे। चलिए 1 को हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और 1 पे लगने वाला फोर्स एक तो इधर से दिख रहा था, है ना, इसको सेपरेट करके फोर्स ड्रॉ करने के टेक्निक को फ्री बॉडी डायग्राम बोलते हैं। और अब देखिए ये R2 पे लग रहा है और ये R1 पे लग रहा है, यानी 1 पे लगने वाला R ऐसा। अगर यहीं पे हम दूसरे बॉडी की बात करें, मतलब सेकंड बॉडी की बात करें, तो सेकंड बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस की और सबको सेपरेट कर दीजिए, और ये ध्यान रखिए कि केवल पुशिंग नेचर ही होना चाहिए नॉर्मल रिएक्शन का। तो देखिए ये R इसको इधर पुश किया, ठीक है, यहाँ पर R तो डिनोट कर दिया, बॉडी 2 को हम लेकर के चल रहे हैं, और इधर से R डैश भी पुश कर रहा है, यानी आपने R डैश ड्रॉ कर लिया। इसी तरह से अगर आपको थर्ड बॉडी की बात करनी है, हाँ, बॉडी टू बॉडी डिफर करेगा, तो यहाँ पर आपने उसको ड्रॉ कर लिया। अब देखिए थर्ड बॉडी पे केवल R डैश ही लग रहा है, और इसलिए आप इस पे सिर्फ और सिर्फ R डैश दिखा पाएंगे। एरो भी क्लियर हो गया आपको, तो डायरेक्शंस भी यहाँ पर काफ़ी क्लियर वे में आपके पास दिख रहे हैं, और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। ऐसे डायग्राम ड्रॉ करके आप नॉर्मल रिएक्शन की बात कर लेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर करेंगे कि नंबर ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन मतलब R इज इक्वल टू नंबर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट, सरफेसेस है ना इन कॉन्टेक्ट। अब आप ऐसा बोल सकते हैं कि पहले वाले केस में सरफेस का कॉन्टेक्ट 1 था लेकिन नॉर्मल रिएक्शन 0 था। हाँ, और नॉर्मल रिएक्शन 0 था, लेकिन एक नॉर्मल रिएक्शन तो है जो 0 है। जैसे इस वाले केस में हम बात करें तो इसमें हमारे पास कॉन्टेक्ट के सरफेस कितने हुए, 1, 2 और तीसरा बीच में, तो R1 दिखा, R2 दिखा, और तीसरा चूँकि प्रेस नहीं हो रहा है, पुश नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में नॉर्मल रिएक्शन वहाँ पर 0 हो गया, इसीलिए R3 नहीं दिखा। बट इन जनरल अगर आप बात करेंगे तो देयर विल बी डैट मेनी नॉर्मल रिएक्शंस एज मेनी सरफेसेस इन कॉन्टेक्ट। ओके, यहाँ तक की बात करने के बाद एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये होता है जैसे हम एक m मास का ब्लॉक अर्थ के सरफेस या उसके नियर द सरफेस ले लें, ये अर्थ का मास m हो गया, तो इसके बीच के ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आप बात करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स जैसा कि फॉर्मूला मालूम है सबको, Gm/r² होता है। लेकिन एक और बात कहेंगे यहाँ पर, जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन में कुछ लोग पढ़े होंगे तो उसके बारे में मालूम होगा, ये Gm/r² होता है। ओके, ऐसे केस में आप जो वेट की बात कर रहे हैं वो F के बराबर होगा, और F कितने के बराबर होगा, तो यहाँ पर दिख रहा है एक तो m और Gm/r², तो यहाँ पर m रख दिया
और Gm/r² स्मॉल g के बराबर है, यानी वेट इज इक्वल टू mg के बराबर होता है इन जनरल। तो ये एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर आप कभी भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ शो करते हैं, इवन आप एयर में ही शो कर रहे हैं, तब भी इसका वेट आप देखेंगे कि इस तरफ काम कर रहा है। और अगर इस ब्लॉक को आपने किसी से सस्पेंड करके रखा है, मान लीजिए कि एक थ्रेड ले लिया, थ्रेड से आपने सस्पेंड कर दिया, तब भी अगर वेट की बात करें तो आपको इसी तरफ दिखेगा। अगर आप ब्लॉक को, है ना, कुछ ऐसा कर लें कि परपेंडिकुलर एक इंक्लाइन प्लेन पे शो करें, तब भी उसका वेट नीचे ही काम करेगा। यानी वेट जो है, ओके, इसके बारे में एक क्लियर ओपिनियन है कि ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड। कहीं भी आप रहें, इसका पॉइंट ऑफ एक्शन या डायरेक्शन ऑफ एक्शन ये वर्टिकली डाउनवर्ड ही होगा। ये वेट की बात हो गई, वेट हमने डिस्कस कर लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर और भी करनी है, वो बात आपकी है रिलेशन बिटवीन, ओके, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन एंड वेट। ओके, यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान ज़्यादा ही ज़रूरत होगी। अब चलिए ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फोर्स दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड। तो कई बार आपके पास सिचुएशन जो आया होगा, एक ऑब्जेक्ट एक सरफेस पे रखा हुआ होगा, जैसे पिछले बार मैंने दिखाया भी था आपको। वैसे केस में लोग क्या करते हैं, या हम भी क्या करते हैं, आर दिखा देते हैं, नीचे mg दिखा देते हैं, और देखिएगा पॉइंट हमने सेंटर से लिया, और जनरली हम लोग लिख लेते हैं r = w। और ऐसा लिखने से एक कन्फ्यूजन क्या क्रिएट हो जाता है माइंड में कि r जो है वो बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर है mg का, दैट इज वेट का। बट एक बात याद रखें, अगर एक्शन रिएक्शन पेयर होता तो r हमेशा ही वेट के बराबर होता। अगर हम एक दूसरे सिचुएशन की बात करें और उसमें हम लोग देख लिया जाए कि क्या r w के बराबर होगा, तो आपको इस सिचुएशन से एक बात क्लियर हो जाएगी कि r ऑलवेज w के बराबर नहीं होता। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम कर रहा है। ओके, और अगर आप प्रेस नहीं कर रहे हैं तब तो केवल mg काम कर रहा है। सरफेस अगर स्मूथ हो तब तो केवल mg ही वहाँ दिखेगा, फ्रिक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा। लेकिन मान लें कि आपने इधर से इसको प्रेस करना शुरू किया एक फोर्स F से। अब जब आप इसको प्रेस करेंगे तो कॉन्टैक्ट का सरफेस भी अपोजिट में प्रेस करेगा, यानी आपका रिएक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाएगा। और इस केस में आप ध्यान दें तो F = R के बराबर होगा, क्योंकि F और R ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। बट यहाँ पर R ये W के इक्वल नहीं है। अगर ऐसा होता कि R W के इक्वल होता तब तो आप क्लेम कर देते कि R एंड W आर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। एक और सिचुएशन देख लें, अगर हम इंक्लाइन प्लेन पे बात करें तो इंक्लाइन प्लेन पे अभी ड्रॉ किए ही थे। तो वैसे केस में अगर ये आपका वेट की बात करें इस तरफ काम करता है, R की बात करें सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर काम करता है, इस केस में भी R W के बराबर नहीं है। ओके, तो एक यहाँ पर बात इम्पॉर्टेंट याद रखना पड़ेगा। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ जो ड्राइंग को लेकर के कन्फ्यूजन है उसको भी थोड़ा सा हम दूर करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक अपने mg को शो किया, वेट को शो किया, वो तो ठीक है, वो आप उस तरह से कर सकते हैं, शो करना वाजिब है। ओके, क्योंकि आप कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, उसके सेंटर ऑफ मास को टारगेट करते हैं और तभी तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। लेकिन जब आपको बॉडी के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करने की बारी आएगी तो क्या हम m से लें? ठीक है, ये एक क्वेश्चन होगा। आंसर इसका साफ है कि हमको तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के परपेंडिकुलर लेना है, यानी हमको R यहाँ से दिखाना चाहिए। ओके, तो क्यों हम R को वहाँ दिखा रहे थे, ये भी रीजन आपके पास एकदम क्लियर होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर देखिए, एक वेक्टर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है कि वेक्टर अपने पोजीशन से शिफ्ट किया जा सकता है बिना उसके डायरेक्शन को चेंज किए हुए और बिना लेंथ चेंज किए हुए। तो हम इस पे इस तरह से दिखा सकते हैं, हम इस पे इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, दिखाना लाजमी है। लेकिन वो उसी पॉइंट से शुरू होगा, ये सोचना गलत है।
एम पॉइंट से ही आर शुरू होगा, ये सोचना गलत है। एक्चुअली आर तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस के से स्टार्ट होना है। ओके, चलिए अब यहीं पर कन्फ्यूजन का पॉइंट था। लोग यहाँ पर एक्शन रिएक्शन पेयर मान करके बैठे थे। मैंने बोला कि नहीं, ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। एक्शन रिएक्शन पेयर होता तो ऑलवेज इक्वल होने की बात आती, जहाँ भी आप आर लगाते वहाँ एम जी के बराबर होता। देखिए अब यहाँ पर दिक्कत कहाँ से आई, उसको अभी डिस्कस करने की बात करें हम तो ठीक है। आप सबसे पहले एक वेजिंग पेन ले लीजिए और वेजिंग पेन पे आप ऑब्जेक्ट को रख लीजिए। ओके, इस तरह से कोई एक वेजिंग पेन है, इस पर कोई नंबर लिखा हुआ है, डॉट डॉट, इस तरह से यहाँ पर हमको नंबर पढ़ना है। ओके, अब होता क्या है, जब ये वेजिंग पेन रेस्ट में है तो रेस्ट के हालात में ओके आप इक्वेशन ऑफ मोशन न्यूटन्स सेकेंड लॉ अप्लाई करते हैं। न्यूटन्स सेकेंड लॉ के अनुसार सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू आप लिखेंगे एम इंटू ए वाई। देखिए इस केस में आप चाहें तो आर ऐसे दिखा सकते हैं सरफेस से, आप अगर वहाँ ड्रॉ किए हैं तो वहाँ दिखा सकते हैं, कोई एक ही दिखाएंगे। तो एक फोर्स तो आपका ऊपर की तरफ है। ओके, दूसरा फोर्स mg जो है यहाँ पर नीचे की तरफ है। ओके, अभी मास इनटू एक्सीलरेशन की बात करें, वाई एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, अभी तो रेस्ट में मान करके चल रहे हैं यहाँ पर, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी r इज इक्वल टू आपके पास mg आ गया। r एक्चुअल में आपका नॉर्मल रिएक्शन है और ये आपका वेट है। वेट को हम यहाँ पर ट्रू वेट बोल देते हैं, क्यों बोल रहे हैं ये भी बताएंगे। और नॉर्मल रिएक्शन को आप एपरेंट वेट बोलिए। यहाँ पर एपरेंट वेट बोलने का मतलब क्या है वो समझाते हैं और समझते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए, अगर यही ऑब्जेक्ट यहाँ पर वेजिंग पेन पे नहीं होकर के ऊपर होता तब तो R0 होता, और तब इस मशीन की रीडिंग, ऑल्दो ऑब्जेक्ट के पास वेट उतना ही है, लेकिन इस मशीन की रीडिंग की बात करें ये तो रीडिंग 0 बताता। यानी वेजिंग मशीन mg को नहीं बता रहा है, वो R को एक्सप्रेस कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर हालात ये बने कि आप जब भी R यहाँ कैलकुलेट करते हैं तो वही mg के इक्वल होता है, और आप यहाँ पर बोल देते हैं R इक्वल टू mg इज इक्वल टू जो वेट है। तो यहाँ से कन्फ्यूजन आपका प्रोपेगेट कर जाता है। यहाँ पर हाँ, इस सिचुएशन में R mg के इक्वल है, लेकिन एक बात और, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। R इक्वल टू mg आपने शो कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी सिचुएशन की बात करें, दूसरा सिचुएशन और भी महत्वपूर्ण है। आप सपोज करें कि आपने एक लिफ्ट ले लिया, ओके, और लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट एज्यूम कर लिया और वो ऑब्जेक्ट इसी वेजिंग मशीन पे है। ओके, यहाँ पर अभी ये आप रेस्ट का केस मान लें, तो रेस्ट के केस में अब देखिए यहाँ पर अगर आप दिखाएं तो नीचे की तरफ तो आप इसका mg दिखा सकते हैं या वेट दिखा सकते हैं, ऊपर की तरफ इसका नॉर्मल रिएक्शन मैंने बोला, आप उस पॉइंट से लें या सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से, चलिए एक्चुअल ले लेते हैं। चलिए सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट से आपने नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर फिर से सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम ए वाई करके देखिए रिजल्ट क्या आता है। तो ऊपर आर, नीचे डब्लू इज इक्वल टू, एक्सीलरेशन तो है नहीं तो 0, यानी आर इज इक्वल टू डब्लू। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर फिर से एपरेंट वेट इज इक्वल टू ट्रू वेट के बराबर हुआ। ये रेस्ट के केस में हुआ। अच्छा, रेस्ट के अलावा अगर यूनिफॉर्म मोशन भी होता, यूनिफॉर्म मोशन का भी केस होता, तब भी यही सिचुएशन आता, क्योंकि तब भी एक्सीलरेशन 0 होता। अब सोचिए अगर ये लिफ्ट जो है वो एक्सीलरेशन शो करता है ना, यहाँ पर आप लिफ्ट पे ऑब्जेक्ट ले लिए, मान लीजिए कि वो वेजिंग मशीन के सरफेस पे है। अब वेजिंग मशीन के हम रीडिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सीलरेशन a है। फिर से आप सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई लिखेंगे। ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, नीचे की तरफ सेंटर से आप दिखाएं डब्लू, ओके, ऊपर का फोर्स r, नीचे डब्लू, मास तो m, और एक्सीलरेशन यहाँ पर a है, पॉजिटिव लेंगे क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू यहाँ पर w प्लस एम ए लिखेंगे। अच्छा, एक और बात, इसको हम r डैश कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखिए जो एपरेंट वेट है, r डैश आपको एपरेंट वेट देगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन एपरेंट वेट देता है, वो ग्रेटर देन वेट है, एक्चुअल वेट या ट्रू वेट है। तो ऐसे हालात में जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है तो ऊपर की तरफ एक्सीलरेशन वाले सिचुएशन में आपको साफ दिखा, स्पष्ट दिखा, क्लियर दिखा कि ट्रू वेट से एपरेंट वेट ज़्यादा होता है।
एक सिचुएशन हम और ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। अगर ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है, वैसे केस में अब फिर से सिचुएशन वही यूज़ कीजिए, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू एम इंटू ए वाई। ओके, ऊपर की तरफ आप नॉर्मल रिएक्शन दिखा दीजिए, नीचे की तरफ आप एम जी दिखा दीजिए या वेट दिखा दीजिए। आर माइनस यहाँ पर डब्लू इज इक्वल टू एम इंटू एक्सीलेशन की बात करें तो एम इंटू एक्सीलेशन की बात करेंगे तो वैसे केस में एक्सीलेशन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लेना होगा। एक्सीलेशन डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब देखिए आर या इसको आर डैश मान करके आर डैश इक्वल टू यहाँ पर डब्लू माइनस एम ए। साफ दिख रहा है कि जो आपका आर डैश नॉर्मल रिएक्शन जो एपरेंट वेट दे रहा था वो अभी लेस है किससे, ट्रू वेट से। तो आप ऐसा ना बोलें कि हमेशा R इज इक्वल टू वेट के बराबर होगा, सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करता है। एक और भी महत्वपूर्ण सिचुएशन आपसे डिस्कस कर लेना है। अगर मान लीजिए कि नीचे फॉल करने के समय इसका एक्सीलेशन g के बराबर होता, अगर नीचे फॉल करने के समय इसका एक्सीलेशन g के बराबर होता तो इसको हम लोग फ्री फॉल का सिचुएशन बोलते हैं। और फ्री फॉल के सिचुएशन में क्या होता, हम जहाँ पर a लिखे थे वहाँ पर g लिख देते और जब आप a को g बना देते तो आपके पास जो सिचुएशन आते वो देख लीजिए। यहाँ w को भी हमको mg लिखना पड़ेगा, w को भी mg लिखना पड़ेगा। दोनों कैंसिल हो गया तो दैट इज इक्वल टू 0, यानी एपरेंट वेट आपका 0 निकला। इस सिचुएशन को फिजिक्स में वेटलेसनेस बोलते हैं। तो ये वेटलेसनेस का सिचुएशन आपको मिल जाएगा। ऐसे वेटलेसनेस का सिचुएशन एक और जगह मिलेगा, वहाँ पर भी इस तरह से आर के साथ ही रिलेट करके चर्चा करनी होती है। और ये क्या है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ है, ठीक है, उसके अराउंड एक सैटेलाइट ऑर्बिट कर रहा है। यहाँ पर अगर कोई सैटेलाइट है, चलिए सैटेलाइट में जो बंदा है वो ऐसे भी एयर में फ्लोट करता है तो कांटेक्ट विद द सरफेस तो होता नहीं है। तो अगर कांटेक्ट नहीं है तो आर तो 0 होगा ही। ओबियस हो गया, क्वाइट क्लियर हो गया कि वो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ कांटेक्ट में भी हो, तब के सिचुएशंस क्या होंगे, तब की सिचुएशंस भी देख लेते हैं। एक तो वैसे हालात में अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने वाला फोर्स आप बोल सकते हैं कि इसका W होगा। और ऊपर के फोर्स की बात करें, ओके, तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन मान लिया। फिर से आपने यही अप्लाई किया सिग्मा एफ वाई, तो ऊपर आपने R दिखाया, नीचे आपने W दिखाया इज इक्वल टू। अब एक्सीलेशन की बात करें तो यहाँ पर m इंटू एक्सीलेशन जो है वो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ और सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन लगेगा जो कि ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय r होगा और साथ ही साथ नेगेटिव भी होगा। ओके, अब यहाँ से अगर आप ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है उसको g मान लें। क्यों g मान लें? क्योंकि यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल एक्सीलेशन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही डेवलप हो रहा है। ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो एक्सीलेशन डेवलप हो उसको एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल सकते हैं। तब W भी mg, वो भी mg, और वो उधर जाएगा, कैंसिल आउट होकर के 0 हो जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि माने इस तरह से छोड़ देते हैं, चलिए कोई बात नहीं, आप फिर से वापस यहाँ R 0 हुआ था, वेटलेसनेस का एक्सपीरियंस तो हो गया था। फिर से आप एक काम कीजिए, R तो ठीक है, W जो है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है, तो उसको आप लिखिएगा क्या, उसको आप लिखिएगा G m इंटू एम डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ठीक है माइनस पहले ले लिए, m तो लिखा। आप अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसका वैल्यू जो होता है अंडर रूट, ऑर्बिटल वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है अंडर रूट gm बाय r होता है। स्क्वायर हो गया है इसलिए आपका वहाँ से रूट हट जाएगा, तो ये क्या होगा आपके पास gm बाय r स्क्वायर। ओके, अब इसको इधर लेकर के जाइए, देखिए r इज इक्वल टू आपके पास gm m बाय r स्क्वायर माइनस gm m बाय r स्क्वायर, ये कितना हो गया 0। वंस अगेन इस केस में भी वेटलेसनेस आएगा क्योंकि R जो है वो एपरेंट वेट यहाँ भी दे रहा था। ओके, तो होप आपको नॉर्मल रिएक्शन, वेट और नॉर्मल रिएक्शन और वेट के बीच का जो रिलेशन है वो क्लियर समझ में आ गया होगा। आगे कॉन्सेप्ट अप्लाई करने में सहूलियत होगी।